हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं शिवम सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी में। और दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे लाइट के। जैसा कि पहली क्लास में आपको पता चल चुका है कि हमने लाइट को स्टार्ट किया हुआ है, और लाइट के जो दोस्तों जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको वन बाई वन हम क्रम में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारी क्लासेस होती जाएंगी उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियो हमारी पड़ेंगे चैनल पे, वो आपको दोस्तों मिलते रहेंगे। तो साथियों, इसके अलावा देखो, चैप्टर में हमने लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज हम उसके जो आगे कॉन्सेप्ट हैं उस सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी वो रहेगी प्रकाश का परावर्तन। आज हम परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे, इसका क्या मतलब है। इसके अलावा हम मिरर की भी बात करेंगे। आज मिरर से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से जो लोग जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे ये क्लास ज़्यादा बच्चों तक पहुंच जाए। और पहली क्लास में आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ही बताएं, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी कोचिंग का नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है, तो कॉल करके आप कोचिंग में विजिट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हेडिंग डालने सब लोग, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको समझा चुका हूं सारे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसको 10th क्लास में बेसिक में पढ़ा होगा। हम डिटेल में उसको कंपटीशन में जिस लेवल पर क्वेश्चन आते हैं हमारे एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स में, उस लेवल के ही क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है तो समझते हैं जरा। आपने वर्ड सुना होगा रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है यहाँ पे बाउंस बैक होना। हम सबको पता है कि जब लाइट हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब निकलती है या किसी लाइट सोर्स से निकलती है और वो किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती है, तो टकरा के बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि इमेज किसी भी चीज की जब ही बनती है जब लाइट रे हमारी बाउंस बैक हो जाती है। जैसे कि हम अगर किसी दीवार के पास खड़े हैं और दीवार के उस तरफ हमें नजर नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि लाइट रे दीवार को हमारा पार नहीं कर सकती, क्योंकि दीवार हमारा एक ओपेक सरफेस है ना। वहीं पर अगर हमारा कोई कांच का गेट है या दीवार है तो लाइट हमारी उस तरफ जा सकती है। तो लाइट दोस्तों जो ओपेक सरफेसेस हैं, अपारदर्शी हिंदी में इसको बोलते हैं, उस पृष्ठ पर टकराती है तो बाउंस बैक नहीं हो पाती। वहीं पर अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसमें लाइट रे दोस्तों हमारी क्या हो जाती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है, जिसको हम प्रकाश का आवर्तन बोलते हैं, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम दोस्तों परावर्तन की बात करेंगे, जिसमें लाइट रे हमारी सरफेस से टकरा के बाउंस बैक होती है। तो सबसे पहले दोस्तों एक डायग्राम के थ्रू हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला दोस्तों कोई ये हमारा सरफेस है, ठीक है ना, ये कोई सरफेस है। और दोस्तों ये सरफेस हमारी, या तो हम कोई मिररलेस या कोई हमने लेंस लिया या कांच का स्लैब लिया, उस पर पॉलिश कर दी। तो पॉलिश करने से क्या होता है, वो हमारा ओपेक सरफेस की तरह काम करती है। ये बाउंड्री है और ये सरफेस दोस्तों ओपेक है। ओपेक सरफेस मतलब अपारदर्शी पृष्ठ है, लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पृष्ठ, ठीक है। ये अपारदर्शी पृष्ठ हो जाएगा, अपारदर्शी है, ओपेक सरफेस, या इसको बाउंड्री भी बोल सकते हैं। ये बाउंड्री पर दोस्तों लाइट रे टकरा रही है। तो साथियों, जब भी लाइट रे किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो टकरा के उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। इस कलर में आपको शायद अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, ठीक है, इस कलर को ले लेते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई लाइट रे हमारी किसी ओपेक सरफेस पर टकराती है ना, तो टकराने के बाद क्या होता है, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। तो दोस्तों बाउंस बैक होने के फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री पर होता है, ये सरफेस से 90 डिग्री पर आता है। तो इस लाइन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, अभिलंब, क्योंकि इस सतह पर दोस्तों कैसा है, लंबवत है। इसके अलावा जो किरण हमारी आती है इसको दोस्तों हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो रे हमारी आई है इसको आपतित किरण नाम देंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है।
पूरा डायग्राम समझ लेते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जो रे हमारी आई है क्योंकि इंसिडेंस हुआ है, इंसिडेंट रे। और दोस्तों जो रे हमारी वापस बाउंस बैक हुई है, ये इसको परावर्तन बोलते हैं। तो ये दोस्तों परावर्तित किरण कहलाती है, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे हो जाती है। और जो बीच वाली लाइन है इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी रे हमारी जो एंगल बनाती है ये नॉर्मल के साथ हमेशा बनेगा। नॉर्मल के साथ जो दोस्तों आपतित किरण है हमारी, इंसिडेंट रे, इसके एंगल को हम जो आपतन कोण बोलते हैं ये आई बोला जाता है, और इसके एंगल को दोस्तों आर बोलते हैं। तो जो एंगल आई है इसका नाम दोस्तों क्या होता है, आपतन कोण। एंगल है ये आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जिस बच्चे को जो भी डाउट्स आ रहा है आप कमेंट भी कर सकते हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा आर होगा इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, क्योंकि ये रे दोस्तों परावर्तित हो चुकी है तो इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन भी मैं लिख देता हूं क्योंकि आप प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। और आप लोग क्या करें, कोई जब भी क्लास स्टार्ट हुआ करें तो कॉपी पेन लेके बैठे और प्रॉपर हमारे साथ नोट्स को बनाते रहें। ठीक है, पहले हम थ्योरी को क्लियर करेंगे, थ्योरी को हम अच्छे से समझाएंगे, तो आप भी थ्योरी के नोट्स प्रॉपर वे में बना लें। इसके अलावा जो भी इससे क्वेश्चंस बनेंगे बहुत महत्वपूर्ण, वो क्वेश्चन हम अलग से क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो जनरली आपको समझ में आया परावर्तन क्या होता है, कि जब भी कोई लाइट रे किसी ओपेक सरफेस पर, परावर्तित सतह पर टकराती है या मतलब अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है, तो टकराने के बाद वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। तो ये बाउंस बैक होने के प्रोसेस को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस बात को हम लिखवा भी देते हैं जिससे कि आप प्रॉपर नोट्स बना सकें। चलिए लिख लेते हैं डिफिनेशन, मेरे साथ ही आप लिख लें। जब कोई प्रकाश की किरण दोस्तों, तो ये पृष्ठ हमारा कैसा है, पारदर्शी, आप ये लिख चुके होंगे तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है, ये याद रखना, अपारदर्शी पृष्ठ होता है, अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्त, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में भी लिख देता हूं। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन ओपेक सरफेस, ठीक है, अपारदर्शी पृष्ठ होगा, ओपेक सरफेस, then most of the part of light, then most of the part of light bounce back, ठीक है ना, बाउंस बैक हो जाएगा दोस्तों, बाउंस बैक इन सेम मीडियम, इन सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब भी कोई लाइट रे का हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बेसिकली आपको इस बात को डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे समझना है, डायग्राम में मैंने प्रॉपर वे में इसको समझाया हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसके अलावा यहाँ पर हमारे दो परावर्तन के नियम भी आते हैं।
इन नियमों को समझा देते हैं। तो अभी हैंड डालेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। दो नियमों की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की दोस्तों जब हम बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम दो नियम पढ़ेंगे इसके। पहला नियम क्या होता है, ये बिल्कुल हमारा थ्योरी वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो दूसरा नियम है इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी जगह दोस्तों इसका यूज होगा। परावर्तन के नियम की हम बात करें तो जो पहला नियम होगा उसमें हम क्या बोलेंगे, जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया है। जो किरण दोस्तों आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, और इसके बीच में अविलंब होता है नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, पहला नियम में क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, जो किरण परावर्तन के बाद जा रही है, परावर्तित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब, व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दोस्तों का जो प्लेन होगा वो एक ही होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। नोट्स आप लोग हमारे साथ बनाते रहें, जिससे कि आपको नोट्स भी प्रॉपर वे में हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोस्तों पीडीएफ के फॉर्मेट में भी इसके जो क्लासेस का जो पीडीएफ होगा वो भी आपको आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। चलिए, जितना भी बेहतर आप सबके लिए हो सकता है उतना बेहतर करेंगे, बस आप लोग प्रॉपर जुड़े रहें, डेली क्लास हमारी होती है तो क्लास में आते रहें। तो दोस्तों इसमें क्या बोलेंगे, एंगल आपतित किरण इंग्लिश में समझ लेते हैं, एंगल या आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। दोस्तों इसका जो प्लेन होता है हमारा वो बिल्कुल कैसा होता है, सेम होता है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो आपने मैंने लिखा है कि ये तीनों हमारे एक ही तल में होते हैं, इन तीनों का प्लेन एक ही होता है, इस बात का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो साथियों जरा ध्यान देना, अगर हम बात करें आपतित किरण की तो ये देखो इतना तो कंफर्म हो रहा है कि ये जैसे हमारा नॉर्मल हो गया, या ये हमारी बाउंड्री हो गई, बीच में हमारा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा इस तरीके से, और नॉर्मल हो गया। ये दोस्तों इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि लाइट रे अगर हमारे इस एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो नॉर्मल भी हमारा इसी प्लेन में होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी उसी प्लेन में होगी। इन तीनों का दोस्तों प्लेन सेम होगा। प्लेन सेम होने का मतलब कि अगर ये इस डायरेक्शन में आई तो डायरेक्शन इनकी सेम होगी। ऐसा मतलब नहीं है कि लाइट रे हमारी अंदर की तरफ है और ये उसका नॉर्मल बाहर की तरफ है, या नॉर्मल हमारा लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होगा साथियों, उसका प्लेन एक ही होगा, ठीक है ना। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर बीच में नॉर्मल है तो लाइट रे, अगर ऐसे हमने इसको नॉर्मल मान लिया तो लाइट रे भी हमारा जो इंसिडेंट अगर ऐसे हुई है इस तरीके से, तो दोस्तों ये नॉर्मल हो गया और लाइट रे भी हमारी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी। अब ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ये आई और नॉर्मल थोड़ा बाहर की तरफ हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका प्लेन एक ही है, ठीक है। अगर हम एक मार्कर के थ्रू इस बात को समझना चाहें तो पेन के थ्रू समझना चाहें तो दोस्तों ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये तीनों का दोस्तों जो प्लेन है वो एक ही है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल एक ही है इस तरीके से। अब ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल का प्लेन हो गया और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता कि ये थोड़ी बाहर की तरफ जा रही है तीनों का। हाँ, अगर मान लो तीनों ऐसे हो गए तो तीनों का प्लेन इस समय क्या है, एक जैसा है, तो इनका प्लेन एक जैसा रहेगा। अगर तीनों अगर रोटेट होंगे तो तीनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और दूसरा जो हमारा दोस्तों नियम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो लॉ है हमारे, इन दोनों लॉ को आपको अच्छे से समझना है। दूसरे लॉ में दोस्तों क्या बताया गया है कि जो आपतित किरण है जब रे आती है
तो ये जो देखो एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनेगा, एंगल जो बनता है बच्चे वो नॉर्मल के साथ बनता है, ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है तो इसका जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ इसको आपतन कोण बोलेंगे, और ये जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा इसको आर बोलेंगे। तो जो आपतन कोण होता है दोस्तों ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि लाइट रे किसी भी सरफेस पर, मतलब सरफेस प्लेन भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, पर इरेगुलर शेप ना हो, उसका हमारा रेगुलर शेप हो, तो उस कंडीशन पे लाइट रे जिस एंगल से आएगी उसका रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से वापस जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप मेंशन कर लेते हैं, जल्दी से नोट्स में लिख लेते हैं। आपतन कोण का मान, और ये हमेशा लागू होगा चाहे हमारा स्फेरिकल सरफेस हो और चाहे दोस्तों हमारा प्लेन सरफेस हो, है ना। इस बात को भी हम कंफर्म भी कर लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू, इंग्लिश में लिख देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट ऑलवेज, दोनों लिख सकते हो, इंसिडेंस भी हो सकता है इंसिडेंट भी हो सकता है, दोनों का मतलब क्या है हमारा आपतन, आपती वाली किरण से, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोस्तों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज हमारा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। इस बात को ऐसे लिखेंगे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये चीज ध्यान देना जरा, ठीक है। और ये मेरा हमेशा जो न्यूमेरिकल्स में इस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, और जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो अगर कोई लाइट रे हमारी जो है ये नॉर्मल है, चूंकि एंगल हमेशा नॉर्मल से चेक किया जाएगा। अगर दोस्त कोई लाइट रे हमारी 30 डिग्री पर मिरर पर इंसिडेंट होती है तो इसका नॉर्मल से एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो अगर पूछा जाए कि इसका एंगल और रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो दोस्तों ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि आई बराबर दोस्तों हमेशा क्या होगा, आर होगा। और ये हमारा हर एक एंगल के लिए होता है, ठीक है। अगर हम ये बढ़ाएंगे, अगर हम ये वाला एंगल मान लो नीचे करेंगे तो ये वाला एंगल भी दोस्तों थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ये बात का एक्सपेरिमेंट आप, और ये सारी सरफेस ओपेक है, ये बात का ध्यान रखें, यहाँ पे हम पॉलिश कर देते हैं जिससे कंफर्म हो जाए। और अगर जैसे नहीं भी है तो यहाँ पर अभी हम परावर्तन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो रिफ्लेक्शन के लिए होंगी। तो सरफेस दोस्त हमेशा क्या होगी, पॉलिश वाली होगी, यानी कि कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस नहीं होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें, अगर हम ये लाइनें ना भी करें उसके नीचे सरफेस के, तो भी आप समझेंगे कि यहाँ पर जो भी सरफेस की बात करेंगे वो दोस्तों अपारदर्शी सरफेस ही होगी। चलिए, तो जैसे मैंने, चलो फिर से एक बार बना देता हूँ, ये दोस्त हमारी ओपेक सरफेस हो गई। अब मान लो कि हमने इस एंगल को बढ़ाया और ये 60 डिग्री कर दिया, इस एंगल को क्या कर दिया दोस्त, 60 डिग्री, तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये समय 60 डिग्री है। तो दोस्तों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। भाई ये एक्सपेरिमेंट आप टॉर्च के थ्रू कर सकते हो कि मान लो जब टॉर्च हमारी लाइट का फोकस ऐसे पड़ रहा है किसी दीवार पे, तो लाइट रे हमारी ऐसे बैक होगी। अगर हम इस ले को इधर कर देंगे, फोकस बढ़ाएंगे, तो लाइट रे का फोकस भी उधर दूर होता जाएगा ना। इससे अगर हम ये वाला एंगल बढ़ाते हैं तो ये वाला एंगल भी बढ़ जाता है, और ये वाला एंगल कम करते हैं वो वाला एंगल भी कम हो जाता है, यानी क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अब दोस्त यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, उसको समझते हैं जरा, ठीक है। क्वेश्चन ये नोट डाल के मैं लिखाऊंगा कॉन्सेप्ट को। चलिए, तो क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगी। तो यदि क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, यदि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण ठीक है अपारदर्शी पृष्ठ पर, या पृष्ठ पर लिख दें, पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदेश आपतित होती है, अभिलंब के अनुदेश आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है, परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट along with normal, along with normal है ना, नॉर्मल की along में है ना, नॉर्मल की डायरेक्शन में, along with normal, then angle of reflection, angle of reflection is। तो इसके मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बोले, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन हमारा है 90 डिग्री, जैसा कि सबके दिमाग में आ रहा होगा। दूसरा दोस्तों है 0 डिग्री। तीसरा है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, इस सेल्सियस जो डिग्री को बनाएंगे 45 डिग्री, या मतलब नन ऑफ दीज, या कोई और एंगल होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए बोलिए जरा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब के अनुदेश आ रही है, तो इस समय हमारा जो परावर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या होगा। चलिए समझते हैं जरा। तो जो भी आपका आंसर आ रहा है मैं इस बात को पूरा अच्छे समझाता हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान देना जरा, ये दोस्तों हमारी पृष्ठ है और ये हमारा ओपेक सरफेस है। पॉलिश कर रहा हूं मैं हर बार, तो आपको कंफर्म भी हो जाएगा अगर ऐसा कुछ है। ये अभिलंब होता है, ये क्या होता है दोस्तों, अभिलंब। ठीक है, थोड़ा सा बेंड हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो है, चलो इसको सीधा कर देते हैं। ये दोस्तों हमारे पास अपारदर्शी पृष्ठ है और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल हमारा सरफेस के हमेशा कैसा होगा, लंबवत होगा। ठीक है, अब नॉर्मल है तो ये सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये एंगल दोस्तों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ये भी एंगल होगा 90 डिग्री का। अब ये हमारा पृष्ठ एंगल 90 डिग्री का है। अब जो प्रकाश की किरण है, ध्यान देना जरा साथियों, जो प्रकाश की किरण है, ये तो नॉर्मल लाइन हो गई, ये जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है वो नॉर्मल लाइन है। अब यहां पर दोस्तों जो प्रकाश की किरण है वो किस तरीके से हमारी आपतित हो रही है, अभिलंब के अनुदेश। क्या बोला है, अभिलंब। तो दोस्तों जो लाइट रे है वो अभिलंब के अनुदेश पास हुई है, तो वो उसी की डायरेक्शन में है ना। यहां पर ऐसा भी बोल सकते थे कि प्रकाश की किरण हमारे अभिलंब के अनुदेश पास हो रही है, या अभिलंब के ऊपर से पास हो रही है, अभिलंब से होकर पास हो रही है, सबका मतलब एक ही है। अब लाइट रे हमारी इस तरीके से नॉर्मल के अलोंग पास हुई है। अब ज्यादातर लोग इसका आंसर ना 90 डिग्री पुट कर देते हैं, पर बेटे ध्यान देना 90 डिग्री बिल्कुल गलत है। 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले सेक्शन में समझाया कि पिछले स्लाइड में प्रॉपर वे में समझाया है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है वो नॉर्मल के साथ बनता है। आपतित किरण जो है वो नॉर्मल के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसको दोस्तों हम आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब इस समय जो लाइट रे है वो नॉर्मल के ऊपर से पास हुई है, तो इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस दोस्त कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा वो, 0 डिग्री होगा। और क्योंकि वो उसके ऊपर से ही पास हुई, उसके पैरेलल है, उसके साथ कोई एंगल नहीं बनाएगी। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 है तो जो एंगल ऑफ आर है वो भी दोस्तों कितना होगा, 0 होगा। और जब एंगल ऑफ आर भी हमारा 0 होगा तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बी पार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। एक चीज और यहां पर नोट डाल के आप लोग लिखेंगे, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी दोस्तों लाइट रे नॉर्मल के अलोंग पास होती है तो इसका क्या हुआ दोस्त, रिफ्लेक्शन हुआ। और रिफ्लेक्शन के बाद ये बाउंस बैक हो जाती है उसी पाथ पर, उसी सेम पाथ पर दोस्तों क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ये बाउंस बैक क्यों हो जाएगी, क्योंकि इस समय एंगल आई की वैल्यू भी दोस्तों कितना है, 0 है, और एंगल आर की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो जब भी लाइट रे हमारा जो अभिलंब के अनुदेश आपतित होगी तो अपने पाथ पर वो बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेम पाथ पर लौट जाती है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, समान पाथ पर रास्ता, ठीक है, समान पाथ पर लौट जाती है, उसका पाथ सेम रहता है। बाउंस बैक,
इन सेम पाथ। चलिए, तो ये दोस्तों हमारी सारी की सारी बात रिफ्लेक्शन की हुई। रिफ्लेक्शन के मैंने लॉ भी समझाए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और एक चीज ध्यान देना जरा, अभी हम बात करते हैं, ये हमारा बेसिक पॉइंट हो गया सारा परावर्तन का। अब हम अगला सेक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल लें सभी लोग। अगली दोस्तों हेडिंग रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, ठीक है। एक वर्ड आपने खूब सुना होगा, प्रतिबिंब। हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इमेज। इमेज तो खूब सुना है ना, डेली लेते हैं फोन से। फोटो भी बोल सकते हैं, फोटो, इमेज, छवि, छवि के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, छवि बोलेंगे, पिक्चर्स, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो इस सब का मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है। बेसिकली जो वस्तु होती है दोस्तों, वस्तु जो होती है उसको हम बोलते हैं बिंब। वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंब, है ना, इमेज। इमेज का जो दोस्तों हिंदी वर्ड है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी वर्ड है वो बिंब है। और बिंब किसका होता है, बिंब का, सॉरी, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो वस्तु होगी हमारी, उसको बिंब बोलते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे यहाँ पे। ये बिंब का वाला दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों हमारा क्या होगा, बिंब होगा। और उसको हम जिस रूप में देखते हैं वो उसका प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उसका इमेज होता है। जैसे आप अभी हम लोगों को क्लास में यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं फोन में, तो ये हमारा क्या है, अब मैं रियल में नहीं हूं, रियल में तो मैं हूं, यहाँ पे हूं, पर आप जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, वो हमारी इमेज है। या हम फोटो क्लिक करते हैं फोन में, तो साथियों वो हमारी क्या होती है, इमेज होती है ना। एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं और है। या फोन में जैसे हम किसी का फोटो खींच लेते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब उसका बोला जाता है। या हम किसी की फोटो कैमरे में खींचते हैं, उसकी निकलवा लेते हैं, किसी दीवार पर टंगी है फोटो देख रहे हैं, तो वो वस्तु नहीं है, वो उसका प्रतिबिंब है। बिंब जो होगा वो रियल जो है वो बिंब होगा, ठीक। तो सबसे पहले प्रतिबिंब का मतलब समझ में आया। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको बहुत छोटी सी चीज समझाने वाली, इसको लिखाने की नीड नहीं है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो देखो, मैंने बताया था पहली क्लास में भी, कल भी पिछली क्लास में मैंने समझाया था, आज मैं फिर से समझा रहा हूं कि दोस्तों बिंब जो होता है, बिंब, ये वस्तु, या अगर हमें किसी चीज का प्रतिबिंब बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास प्रकाश सोर्स होना चाहिए, प्रकाश स्रोत होना चाहिए, लाइट सोर्स होनी चाहिए। अगर दोस्तों हमें प्रतिबिंब को बनाना है तो सबसे पहली जो हमें चीज की आवश्यकता हुई होगी वो होगी लाइट, प्रकाश। प्रकाश के थ्रू ही हम जो है किसी चीज का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अभी मैं अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रॉपर हमारे चारों तरफ इनफ मात्रा में लाइट है। अगर लाइट वाइट नहीं होगी, अंधेरा होगा, तो सिर्फ आपको हमारी आवाज सुनाई देगी, मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, और बोर्ड पे जो भी मैं लिख रहा हूं वो सब आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। मैंने बोला था जो आंखें होती हैं दोस्तों वो हमारी सिर्फ एक कैमरे की तरह ट्रीट करती हैं, है ना। जो मेन काम होता है वो लाइट का होता है। विदाउट लाइट के कभी हम इमेज देख नहीं सकते, है ना। कभी भी जैसे मान लो जैसे कोई भी सोर्स हो सकता है, जैसे दिन में हम चीजों को देख रहे हैं तो हमारे पास सूर्य होता है, वो लाइट का सोर्स है, तो परमानेंट लाइट आ रही है, दिखाई दे रहा है ना। अगर मान लो नाइट में है तो बल्ब जल रहा है, या मान लो कई बार जब अंधेरा होता है फ्लैश चालू कर लेते हैं फोन का, तो वो भी लाइट सोर्स का काम कर रहा है। विदाउट लाइट सोर्स, बिना लाइट सोर्स के दोस्तों कभी हमारे प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, लाइट सोर्स होगा, प्रकाश स्रोत होगा, ठीक है। प्रकाश स्रोत से किरणें क्या होती हैं, हमारी चलती हैं, और उनका रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है दोस्त, परावर्तन। प्रकाश का क्या होगा हमारा, परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और उस रिफ्लेक्शन के बाद मेरे दोस्त इमेज बनती है। परावर्तन के बाद ये वस्तुएं परावर्तित होकर हमारा वस्तु पर टकराती हैं। जिस वस्तु को हम देख रहे थे, जिस वस्तु का इमेज बन रहा है, वो हमारी आंख पे पड़ती है, ऐसे समझ सकते हैं। ये परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरण है, जो लाइट की रे है, किरण है, ये दोस्तों हमारी कहां पर आती है, किरणें बोल देंगे क्योंकि एक से ज्यादा रेज होती हैं, और ये रेज टकरा के हमारी आंख पर पड़ती हैं, ठीक है, आई पर आती हैं, और आई पर दोस्तों इसका क्या बन जाता है, फिर प्रतिबिंब बन जाता है। कैसे बनता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले लाइट सोर्स होना चाहिए। जैसे मान लो कि अभी हमारे आसपास जो भी चीजें सब हमें दिखाई दे रही हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे लाइट सोर्स हमारी आंखों पर पड़ रही है, और हमें जिस ऑब्जेक्ट को देखना है
ठीक है, उस पर टकराती है, टकरा के बाउंस बैक होती है, और बाउंस बैक होने पर हमारी आंख में एक पार्ट होता है रेटिना, रेटिना पर ये दोस्तों किरणें मिलती हैं, और जब रेटिना पर मिलती हैं तो दोस्तों वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए चाहो तो या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरीके से लिख सकते हो, जब भी किसी प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती प्रतीत होती हैं, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ लाइट सोर्स एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट होती हैं, तो जहां पर मीट होती है वहीं पर दोस्तों उसकी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। चलिए बेसिकली दोस्तों हम बात करें तो प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, यहां से आपको चीजों को समझना है। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। अगर हम बात करें प्रतिबिंब के प्रकार, या ऐसे लिखते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। दोस्तों हमारी जो है इमेज है वो दो टाइप की बनती है, एक होती है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। इसको हम जो है लिख लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, नाम से ही लग रहा है। रियल इमेज इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हमारा रियल इमेज हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों हमारा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वर्चुअल इमेज, इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल या इमेजनरी भी बोल सकते हैं, पर जो हमारा वर्ड हम यूज करेंगे अक्सर या बुक में इस्तेमाल होता है वो वर्चुअल होता है। तो दोस्तों दो प्रकार का प्रतिबिंब हो गया हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो फिर से वही कहानी है, प्रतिबिंब बनना है सबसे पहले लाइट सोर्स होना चाहिए, लाइट सोर्स से हमारा लाइट रे ऑब्जेक्ट पर टकराएंगी, उसके बाद उसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद किरणें हमारी आंख पर मिलेंगी और आंख पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो बस वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम क्या बोलेंगे कि जब परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, जब किरणें प्रकाश स्रोत चलने वाली किरणें किसी पृष्ठ पर टकराने के बाद हमारी आंख में रेटिना पर वास्तव में मिलती हैं, या किसी भी वस्तु में जहां पर इमेज बन रही है उसमें वास्तव में मिलती हैं, तो दोस्तों प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है, महसूस होता है, में ऐसा हम इमेजिन करते हैं इस बात को, तो प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है, एक चीज और यहां पे लिख लेना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो दोस्तों होता है वो हमेशा उल्टा होता है, याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा प्रतिबिंब कभी रियल में बन रहा है तो हमेशा उल्टा बनेगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और अगर हमारा आभासी है, प्रतीत हो रहा है, तो वो सीधा होगा, यानी कि इरेक्ट होगा। ये बात हमारी आपको और याद कर लेनी है, बाकी इससे ज्यादा हमारा कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, कैसे होता है इस बात को समझते हैं जरा। तो एक बात बताओ जरा कि जैसे हम लोग फोन में फोटो क्लिक करते हैं, किसी व्यक्ति को फोन में फोटो क्लिक करते हैं तो वो फोन में खिंच जाती है, तो दोस्तों प्रतिबिंब वास्तविक होता है या आभासी होता है, तो सीधी सी बात है कि फोन में जो दोस्तों हमारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी, मोबाइल में। ठीक है, मोबाइल में अगर हम जो है फोन लिख देते हैं, फोन में दोस्तों किसी भी की इमेज बना रहे हैं तो वो कैसी होती है, आभासी प्रतिबिंब होता है, वो रियल इमेज नहीं होती है। अगर रियल होगी तो क्या वो फोन में हम उसको कर लेंगे, या जैसे मान लें किसी ने फोटो क्लिक की उसको जेब में रख लिया, तो क्या वो व्यक्ति जेब में आ गया, वो व्यक्ति जेब में नहीं आ सकता, वो तो हमारा अपनी जगह पे है। बस हमें फोन में, तो वो जो फोन में इमेज बन रही है वो दोस्तों कैसी है, आभासी है, इसीलिए सीधी फोटो बनती है ना। या दोस्तों हमारे घरों में जो मिरर होता है, समतल दर्पण, जो घर में दर्पण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ये चीज को डिस्कस भी आगे करेंगे, है ना। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट अभी हमारा सिलेबस में है। जो दोस्तों प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो भी कैसी बनती है, सीधी बनती है, इसीलिए ये हमारा कैसा प्रतिबिंब होता है, आभासी। जब हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, ड्रेसिंग टेबल में दोस्तों हमारा जो मिरर लगा होता है इसमें हम जब रेडी होते हैं, सामने खड़े होते हैं,
तो उसमें जो हमारी इमेज बनती है वो सीधी बनती है, और सीधी इमेज दोस्तों हमेशा कैसी होगी, आभासी होगी। इसके अलावा हमारी आंख में जो इमेज बनती है वो दोस्तों हमारी वास्तविक इमेज होती है। भाई आंख में तो वास्तविक ही बनेगी ना, आंख में भी क्या आभास होगा, अगर आंख में भी आभास होगा फिर कैसे पता चलेगा भाई, वो हमारी रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं है, वो वास्तविक है, रियल। तो आंख में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं जिसकी इमेज रेटिना पर बनती है, तो दोस्तों वो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमारा, है ना, रियल इमेज हमारी होती है। ठीक है, इसीलिए आंख में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वो हमारा जो है उल्टा होता है। अब आप बोलोगे सर उल्टा कहाँ होता है, हमें तो सब कुछ सीधा दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो सीधा दिखाई देता है ये हमारा ब्रेन की वजह से, ये सारा खेल ब्रेन का है। हमारी आंख में रेटिना पर इमेज बनती है वो उल्टी होती है। रेटिना का कनेक्शन हमारा नर्व के थ्रू हमारा ब्रेन से होता है, और दोस्तों ब्रेन जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने अनुभव के आधार पे चीजों को सीधा दिखाता है। तो ये सारा का सारा काम हमारा सीधा दिखाई देता है पर वास्तव में उल्टा होता है। तो ये दोस्तों इमेज की कहानी हुई, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कैसी दो आपको अभी इतने में याद कर लेना है, दो टाइप के प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी। वास्तविक क्या होगा जब प्रतिबिंब उल्टा होगा, आभासी क्या होगा जब प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है, तो ये दो बातें और ध्यान रखोगे। चलिए, तो ये दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको कवर कर लेते हैं, और बाकी की दोस्तों जो बातें हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो साथियों जरा ध्यान देना, अगर हम छोटे से पॉइंट की बात करें तो हम दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे वो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में। अब ये मिरर क्या होता है इसको समझते हैं जरा। मिरर आपने खूब सुना होगा, है ना, घरों में भी हम मिरर की बात करते हैं, मिरर के हमारे बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, व्हीकल्स में मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जगह पर दोस्तों मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ये मिरर होता क्या है इसको समझते हैं। तो जब भी हमारा कोई कांच का स्लैब लें उस पर पॉलिश कर दें, उस पर एक तरफ क्या कर दें हम, पॉलिश कर दें, उससे हमारा दर्पण मिलके तैयार हो जाएगा। ठीक, दर्पण बेसिकली हमारे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा, दर्पण के टाइप की बात करें तो एक दोस्तों हमारा समतल दर्पण होता है, और दूसरा दोस्तों हमारा गोली दर्पण होता है। ठीक है, दूसरा मिरर क्या होगा, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, गोली दर्पण। तो दो टाइप का दोस्तों मिरर पढ़ते हैं। पहला हमारा सिंपल है समतल दर्पण, समतल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। जिस मिरर का यूज हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए घरों में करते हैं वो मिरर दोस्तों प्लेन मिरर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा हमारा दर्पण है वो गोली दर्पण है, और इसके भी दोस्तों हमारे कई सारे प्रकार होते हैं। तो ये दोस्त हमारा गोली दर्पण की बात करेंगे। इसके और दो प्रकार होंगे, एक हमारा कॉनकेव मिरर होगा और एक कॉन्वेक्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो समतल दर्पण की बात करेंगे तो नाम से लग रहा है समतल, ये बिल्कुल प्लेन है। अगर हम कोई प्लेन ग्लास स्लैब ले लें और उस पर दोस्तों हम एक तरफ पॉलिश कर दें, कोई हम प्लेन ग्लास स्लैब ले लें और उस पर दोस्तों हम पॉलिश कर दें, तो ये हमारा समतल दर्पण बन जाता है। अब इस पर पॉलिश चाहे आप इस साइड करो और चाहे पॉलिश आप उस साइड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये थोड़ा इसको हमारा बिल्कुल प्लेन होगा, ये है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। जो समतल दर्पण होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो इस पर हम जो है पॉलिश कर देते हैं, ये समतल दर्पण हो गया। और इसका कोई दूसरा टाइप नहीं है, क्योंकि आप इधर पॉलिश करोगे चाहे उधर पॉलिश करोगे, उसको घुमा दोगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा अगर हम बात करें वही गोली दर्पण की, तो ये दोस्तों किसी ना किसी गोले का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा होता है, गोले का। ये जैसे हमने गोला लिया और हमने इसका कुछ हिस्सा कट कर दिया, यहां से मान लो हमने इतना हिस्सा इसका हटा दिया, ये मैं इसको बता देता हूं प्रॉपर, यहां से हमने इतना हिस्सा हटा दिया और ये अलग कर दिया, तो इतना हिस्सा हमारे पास बचा। ठीक है दोस्त, जो बचा हुआ हिस्सा है वो लगभग हमारा ये है, तो इस पर हम पॉलिश कर देंगे। अब देखो जरा ध्यान देना, प्लेन मिरर में चाहे हम इस साइड पर पॉलिश करें चाहे उस साइड पर, बात एक ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों स्फेरिकल मिरर की, तो जब हम इधर पॉलिश करेंगे अंदर की तरफ वो बात अलग होगी, और बाहर की तरफ पॉलिश की बात करेंगे तो वो अलग होगी। इसीलिए दोस्तों ये हमारा दो प्रकार का होता है। छोटा छोटा नीचे समझा देते हैं, आई थिंक आपको यहां से दिख रहा होगा प्रॉपर, तो इसको समझा देते हैं। तो एक हमारा होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, और दूसरा दोस्तों होगा हमारा अवतल दर्पण। थोड़ा स्पेस कम है तो छोटा सा बना देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, और जो हमारा अवतल दर्पण होगा उसको क्या बोलेंगे हम,
कॉनकेव मिरर इधर लिख देते हैं, ठीक है, नीचे उसको बना देंगे, तो कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। चलिए अगर हम पॉलिश, ये मान लो दर्पण लिया, और अगर दोस्तों हम पॉलिश अंदर की तरफ करेंगे, छोटा सा बना दे रहे हैं, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब एक बड़ा सा समझा देंगे। अगर दोस्तों पॉलिश हमारी इनर सरफेस पर है तो वो हमारा जो दर्पण होगा, आई थिंक आपको पूरा नजर नहीं आ रहा होगा, पर हम कल इसी मिरर की बात करेंगे, पूरी क्लास हमारी मिरर को लेके होगी, उसमें बॉडी डिटेल में समझाएंगे। तो दोस्तों पहला जो हमारा होगा वो उत्तल दर्पण का क्लास होगा। तो वो पहला हमारा जो मिरर बनेगा उत्तल दर्पण बनेगा, इस पर हमारा पॉलिश अंदर की तरफ होगी, और वहीं पर जो अवतल दर्पण होगा उसमें पॉलिश दोस्तों बाहर की तरफ होती है। ये मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये मिरर बनाया, तो अगर हमारा आउटर सरफेस पर पॉलिश कर देंगे, या मैं इस तरीके से इसको बना देता हूं, ये मैंने सेम बनाया, अगर हम इसके आउटर सरफेस पर पॉलिश करेंगे इधर की तरफ, तो ये दर्पण दोस्तों हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, वो अवतल दर्पण हो जाएगा, और अंदर रहेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की, यहाँ पर हमने समतल दर्पण की भी बात की। तो दोस्तों कल की जो क्लास होगी, आज मैंने बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाया, और दोस्तों जो कल की पूरी क्लास होगी, उस पूरी क्लास में मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में समझाऊंगा। प्लेन मिरर का हमारा जो नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा समझाया जाएगा। तो साथियों जो लोग नए थे, जिन्होंने प्रॉपर क्लास को देखा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें जो अगली क्लास में उस चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं। आपका जो भी डाउट आ रहा है कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आके उसको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले क्लास में।